अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सल्तनत उस्मानिया पे बनाया गया ये 14वां एपिसोड है, इसे पूरा ज़रूर देखें। पहली जंग अजीम यानी वर्ल्ड वॉर सल्तनत उस्मानिया की आखिरी लड़ाई थी। हालांकि उस्मानी तो इस जंग में शरीक ही नहीं होना चाहते थे, फिर आखिर उन्हें ये जंग क्यों लड़नी पड़ी? दरअसल हुआ ये था कि पहले वर्ल्ड वॉर की बारीक तरीन तफसीलात को अगर छोड़ दिया जाए तो इस जंग में दो टुकड़ियाँ यानी दो बड़े ग्रुप सामने सामने थे। एक तरफ रूस, ब्रिटेन और फ्रांस थे, जिन्हें बाद में अमेरिका का साथ भी मिल गया था। इन ममालिक को एलाइड फोर्सेस या इत्तेहादी कहा जाता था। दूसरी तरफ इनके मुकाबले पर जर्मनी था, जिसमें ऑस्ट्रिया, हंगरी और बल्गेरिया जैसे कमज़ोर मुल्क शामिल थे। अब जर्मनी तो वर्ल्ड वॉर की शुरुआत की लड़ाई जीत रहा था। वो हरगिज़ नहीं चाहता था कि उसके पूर्व की इतनी बड़ी सल्तनत उसके दुश्मनों के साथ मिल जाए। इसलिए जब उस्मानी तुर्कों के जंगी जहाज ब्रिटेन ने ज़बरदस्ती रोक लिए तो जर्मनी को मौका मिल गया। जर्मनी ने सल्तनत उस्मानिया के वजीर जंग यानी जनरल अनवर पाशा को साथ मिलाया और तुर्क जर्मन इत्तेहाद का मुआहदा साइन कर लिया गया। अक्टूबर में तुर्कों ने ब्लैक सी में रूसी बंदरगाह पर हमला किया और जवाब में रूस और ब्रिटेन ने अगले महीने सल्तनत उस्मानिया पर हमला कर दिया। फिर क्या हुआ? वो कौन से मुसलमान गिरोह थे जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ जाकर ब्रिटेन का साथ दिया? लेकिन क्यों? यही सब आज के इस 14वें एपिसोड में हम आपको बताएंगे। उधर रूस और ब्रिटेन ने सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ ऐलान जंग किया। इस तरफ तुर्कों ने हमले का इंतजार करने के बजाय रूस और ब्रिटेन पर एक साथ हमला कर दिया। तुर्की के जनरल अनवर पाशा 1 लाख की फौज के साथ रूस पर हमलावर हुए और दूसरी तरफ मुल्क शाम से तुर्क फौज ने सुएज नहर, जहां पर ब्रिटेन की हुकूमत थी, वहां हमला कर दिया। लेकिन हुआ ये कि इन दोनों मौज़ों पर तुर्क फौज को हार का सामना करना पड़ा। रूस से मुकाबले में भी न सिर्फ शिकस्त हुई बल्कि तुर्क फौज के 86,000 फौजी भी मारे गए, जबकि नहर सुएज के मुआज पर ब्रिटेन की फौज ने तुर्कों पर इतनी बमबारी की कि इन्हें वहां से भी पीछे हटना पड़ा। अब बारी थी इत्तेहादियों के जवाबी हमले की। सो फ्रांस और ब्रिटेन ने सल्तनत उस्मानिया ही को ख़त्म करने के लिए इस्तंबुल पर हमले का मंसूबा बनाया और गैलीपोली पर हमला कर भी दिया। गैलीपोली में तुर्क फौज की 5th आर्मी तैनात थी, जिसका कमांडर ऑटो लिमन वॉन था। इस फौज की 19वीं तुर्क बटालियन की क़यादत मुस्तफ़ा कमाल पाशा कर रहा था। फ्रांस और ब्रिटेन की इत्तेहादी फौज गैलीपोली की तरफ बढ़ रही थी। इन जहाज़ों को रोकने के लिए 8 मार्च को तुर्क जहाज मुसरत ने दरियाई दानियाल में बारूदी सुरंगें भी बिछा दी थी। 18 मार्च को ब्रिटेन और फ्रांस के समंदरी जंगी जहाज़ों ने जब दरियाई दानियाल में घुसना शुरू किया तो इनके जहाज बारूदी सुरंगों से टकराने लगे। दरियाई दानियाल के दोनों तरफ तैनात तुर्क तोपखानों ने भी इत्तेहादी जहाज़ों पर खूब शदीद बमबारी की। यहाँ उस दिन जाबाजी के भी अजीम नज़ारे देखने को मिले। जब उस्मानियों की तोप में गोले भरने वाली क्रेन खराब हो गई तो ऐसे में एक तोपची सैयद अली चाबक ने ये किया कि 275 किलोग्राम वजन के गोले अपनी कमर पर लाद लाद कर तोपों तक पहुंचाते रहे। इस लड़ाई में इत्तेहादियों के 16 में से 3 समुद्री जंगी जहाज डूब गए और 3 को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। बचा कुचा इत्तेहादियों का बेड़ा भाग निकला। समंदरी हमले के बाद अब जमीनी हमले की बारी थी। 25 अप्रैल की सुबह कर्नल मुस्तफ़ा कमाल पाशा को खबर मिली कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के फौजियों की कोर, जिसे एनजेक कहा जाता था, वो फौज गैलीपोली के दरिया किनारे पर उतर रही थी। मुस्तफ़ा कमाल जल्दी जल्दी दरिया पर पहुंचा तो देखा कि तुर्क फौजी मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल भागते फौजियों को पुकार पुकार कर वापस बुलाने लगा। अब मुस्तफ़ा कमाल की पुकार कामयाब रही और भागते हुए सिपाही वापस पलटे, दुश्मन के मुकाबले के लिए डट जाने पर खड़े हो गए। उस वक्त मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने एक तारीखी तकरीर की। उन्होंने कहा, आज मैं तुम्हें दुश्मन से लड़ने का नहीं बल्कि मरने का हुक्म देता हूँ। हम उस वक्त तक मरते रहेंगे जब तक दूसरे फौजी हमारी जगह आकर ना खड़े हो जाए। मुस्तफ़ा कमाल पाशा के लहजे में कुछ ऐसा जज्बा था कि उस्मानी फौजियों में जोश भर गया। वो मौत से बेपरवाह होकर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के फौजियों पर टूट पड़े और उन्हें मार मार कर वापस भगा दिया। गैलीपोली में इत्तेहादी फौज 8 माह तक पेशकदमी करने की कोशिश करती रही लेकिन नाकाम रही। इस दौरान तुर्क समंदरी बेड़े ने एक जर्मन आबदोश की मदद से गैलीपोली के करीब इत्तेहादी सप्लाई लाइन को भी शदीद नुकसान पहुंचाया था। इन नाकामियों के बाद इत्तेहादियों ने गैलीपोली खाली कर दिया। गैलीपोली में नाकामी ब्रिटेन की इस मुआज पर बड़ी नाकामी थी और इसका खामियाजा भुगतना पड़ा ब्रिटेन के नेवी कर्नल विंस्टन चर्चिल को। उसे अपने ओहदे से हटा दिया गया।
गैलीपोली की तरह इत्तेहादी फौज का इराक पर भी एक बड़ा हमला बुरी तरह नाकाम रहा था। यहाँ बगदाद की तरफ पेशकदमी करने वाली ब्रिटेन की फौज अलकुत के इलाकों में तुर्कों के घेरों में आ गई। अप्रैल 1916 में ब्रिटेन की फौज ने हथियार डाल दिए। अब ब्रिटेन को इतनी हार मिलने से शदीद धचका लगा, इसलिए उसने लड़ने के साथ साथ एक साजिशी प्रोग्राम भी बना लिया। जिस साजिशी खेल में उनका सबसे अहम खिलाड़ी मक्का मुकर्रमा में बैठा था, और वो खिलाड़ी था हुसैन इब्न अली हाशमी, शरीफ मक्का। ब्रिटेन ने लगातार हारने के बाद अब साजिशों का जाल बिछाया और शरीफ मक्का को बगावत के लिए उकसाया। उन्हें लालच दिया गया कि अगर वो तुर्कों के खिलाफ बगावत कर दे तो ब्रिटेन उसे मुसलमानों का खलीफा बना देगा। ये एक बहुत बड़ा लालच था। सो जून 1916 में शरीफ मक्का ने उस्मानी खिलाफत से बगावत कर दी। ब्रिटेन की मदद से शरीफ मक्का ने पहले जिद्दा पर कब्जा किया, फिर ब्रिटेन ही की मदद से मक्का में भी तुर्क फौजियों को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। यूं मक्का और जिद्दा में तो बगावत कामयाब हो गई, लेकिन मदीना में ना हो सकी। यहाँ तुर्क फौज ने शरीफ मक्का को शिकस्त देकर बगावत नाकाम बना दी। लेकिन शरीफ मक्का का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ एंट्री होती है एक तारीख साज किरदार की। 1916 में मिस्र के काहिरा से एक 28 साला नौजवान जिद्दा पहुंचा। इस नौजवान ने शरीफ मक्का के बेटे फैसल हाशमी से दोस्ती कर ली और उसका असिस्टेंट बन गया। इस नौजवान का नाम था थॉमस एडवर्ड लॉरेंस, जो आज तारीख में लॉरेंस ऑफ अरेबिया के नाम से मशहूर है। लॉरेंस ने तुर्कों के खिलाफ लड़ने के लिए अरबों में दौलत बांटना शुरू किया। एक अंदाजे के मुताबिक उसने अरबों को तकरीबन 1 करोड़ पाउंड तक की रिश्वत दी थी। सो इस तरफ अरब के खित्ते हिजाज में एडवर्ड लॉरेंस अरबों को सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ बगावत के लिए कामयाबी से उकसा रहा था, तो दूसरी तरफ उस्मानी सल्तनत जंग अजीम यानी वर्ल्ड वॉर में भी अब हारने लगी थी। 11 मार्च 1977 को ब्रिटेन की फौज ने उस्मानी सल्तनत के अहम शहर बगदाद पर कब्जा कर लिया। वही जगह जिस पर कब्जे की कोशिश में 1 साल पहले बरतानवी फौज को हथियार डालने पड़े थे, उसी जगह पर अब उन्हीं का कब्जा हो चुका था। ब्रिटेन की फौज ने तुर्कों के सूबे शाम की सरजमीन फिलिस्तीन पर भी हमला किया, लेकिन इनको गाजा के मुकाम पर शिकस्त हुई। मगर इस शिकस्त के बावजूद ब्रिटेन अब भी मुल्क के शाम पर कब्जा करने के लिए बेचैन था। इस बेचैनी की वजह थी साइकस पीको एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट क्या था? साइकस पीको एग्रीमेंट असल में फ्रांस और ब्रिटेन के दरमियान एक खुफिया मुआहिदा था। इस मुआहिदे में ये तय किया गया था कि शाम और लेबनान फ्रांस को दे दिए जाएंगे, जबकि पूरा इराक और फिलिस्तीन की 2 बंदरगाहें हैफा और अक्का ब्रिटेन को मिलेंगी। बाकी बचे फिलिस्तीन को सरकारी खातों को सौंप दिया जाएगा। वहीं जो अरब का हिस्सा बाकी बचेगा उस पर ब्रिटेन और फ्रांस का मुश्तरका कंट्रोल होगा। इस मुआहिदे पर ब्रिटेन की तरफ से मार्क साइकस और फ्रांस की तरफ से जॉर्ज फ्रांसिस पीको ने दस्तखत किए थे, इसीलिए इस मुआहिदे को साइकस पीको एग्रीमेंट कहा जाता है। ये मुआहिदा फरवरी 1916 में मंजूर किया गया था और ये खुफिया मुआहिदा था। इसी मुआहिदे के बारे में कहा जाता है कि ब्रिटेन और फ्रांस ने एक खुफिया साजबाज से अरब खित्तों पर ऐसी गैर फितरी लकीरें खींच दी थी जिनका खामियाजा आज तक वहां के रहने वाले भुगत रहे हैं, और खाना जंगी है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। इस मुआहिदे के बाद ब्रिटेन ने फिलिस्तीन में यहूदी रियासत के क़याम के लिए कामकाज शुरू कर दिया। साल 1917 में ब्रिटेन की सरकार ने उस्मानी फौज से लड़ने के लिए ज्यूइश लीजन के नाम से यहूदी फौज बनाने की भी इजाज़त दे दी। दिलचस्प बात यह है कि फिलिस्तीन में रहने वाले 60,000 यहूदी ब्रिटेन के साथ नहीं थे, बल्कि उस्मानी खिलाफत के साथ थे। तुर्क सल्तनत में मौजूद जियोनिस्ट तहरीक के 2 यहूदी लीडरों डेविड बेन गुरियन और आइजैक बेंजवी ने सल्तनत उस्मानिया की हिफाजत के लिए यहूदी फौज बनाने की पेशकश भी कर दी। ये वही बेन गुरियन है जिसने 1948 में फिलिस्तीन में इजराइल के क़याम का ऐलान किया था, और यही शख्स इजराइल का पहला वजीर आज़म यानी प्रधानमंत्री भी बना था। जिस वक्त फिलिस्तीन के यहूदी उस्मानी खिलाफत के साथ खड़े थे, उन्हीं दिनों अरबों के गिरोह ने उस्मानियों पर हमला कर दिया। दरअसल हुआ यूं कि एडवर्ड लॉरेंस ने एक कबाइली सरदार अबू ताई को 10,000 पाउंड देकर अपने साथ मिला लिया। अबू ताई ने एक छोटा सा लश्कर जमा किया और एडवर्ड लॉरेंस के साथ मिलकर आज के उर्दन के समंदरी शहर अल अकबा या अल अकाबा पर हमला कर दिया। ये इलाका मुल्क के शाम में दाखिल होने का अहम तरीन रास्ता था। तुर्क फौज अरबों के इस अचानक हुए हमले का मुकाबला ना कर सकी और 6 जुलाई 1917 को बागी अरबों ने शहर पर कब्जा कर लिया। अब ब्रिटेन की नेवी फोर्स ने अलजेद्दा से शरीफ मक्का के बेटे फैसल हाशमी की फौजों को इसी शहर अल अकबा के रास्ते शाम में दाखिल करना शुरू कर दिया।
उधर अक्टूबर 1917 में ब्रिटेन के जनरल एलन बी की कमांडरी में ब्रिटेन की फौजें सहराई सीना के रास्ते फिलिस्तीन पर हमलावर हो गई। इस मुहिम में यहूदी फौज यानी ज्यूइश लीजन भी ब्रिटेन की फौज के साथ उस्मानियों के खिलाफ लड़ रही थी। 2 नवंबर को जब ब्रिटेन की फौज गाजा पर हमलावर हो रही थी तो ब्रिटेन के वजीर खारजा आर्थर बेल्फोर ने ब्रिटेन के एक यहूदी बैंकर लॉर्ड रॉथशिल्ड के नाम एक खत लिखा। इस खत में ये लिखा गया था कि ब्रिटेन की हुकूमत फिलिस्तीन में एक यहूदी रियासत कायम करने की हिमायत करती है, यानी फिलिस्तीन में यहूदियों की घुसपैठ में ब्रिटेन उनके साथ खड़ा था। इस खत को ऐलान बेल्फोर कहा जाता है। ऐलान बेल्फोर जारी होने के कुछ दिनों बाद ही गाजा पर ब्रिटेन की फौज का कब्जा हो गया। इस कब्जे के बाद फिलिस्तीन के वो यहूदी जो पहले उस्मानी सल्तनत के हामी यानी साथी थे, वो अब आज़ाद यहूदी रियासत के साथ खड़े हो गए। 11 दिसंबर 1917 को ब्रिटेन की फौज ने बैतुल मुकद्दस पर भी कब्जा कर लिया। अगले बरस 30 सितंबर 1918 को शाम का मरकजी शहर दमिश्क यानी दमास्कस भी ब्रिटेन के इत्तेहादियों के कंट्रोल में चला गया। जंग अजीम यानी वर्ल्ड वॉर 1 में इत्तेहादी फौजें जीतने लगी थी और एक एक करके जर्मनी और उसके इत्तेहादी यानी मददगार हथियार डालते जा रहे थे। 26 सितंबर 1918 को एक अहम जर्मन इत्तेहादी बल्गेरिया ने भी हथियार डाल दिए। बल्गेरिया के बाद जर्मनी और जर्मनी के बाद ज़ाहिर सल्तनत उस्मानिया के पास भी हथियार डालने के सिवा और कोई चारा बाकी ना रहा था। जंग में शिकस्तें हुकूमतें उल्टा दिया करती है। यही मामला तुर्की के साथ भी पेश आया। 13 अक्टूबर 1918 को यंग तुर्क हुकूमत के वजीर आजम तलत पाशा और वजीर जंग यानी जनरल अनवर पाशा समेत तमाम ओहदेदारों ने इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह फील्ड मार्शल इज्जत पाशा वजीर आजम बन गए। इज्जत पाशा ने ब्रिटेन से मुज़ाकरात शुरू किए। 30 अक्टूबर 1918 को सल्तनत उस्मानिया ने सरेंडर यानी हथियार डालने के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए और 12 नवंबर को ब्रिटेन के इत्तेहादी बेड़े ने आखिरकार इस्तांबुल पर कब्जा कर ही लिया। लेकिन फिर उस्मानी खलीफा का क्या हुआ? वो कौन सा लम्हा था जब 6 सदियों बाद उस्मानी खिलाफत सफ़े हस्ती से ख़त्म कर दी गई? और कैसे मुस्तफ़ा कमाल पाशा, जिन्होंने गैलीपोली में बहुत बहादुरी से मैदान जीता था, उन्होंने तुर्की को कैसे दोबारा अपने पांव पर खड़ा किया? ये सब आपको दिखाएंगे मगर सल्तनत उस्मानिया के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान में रहे। अस्सलाम वालेकुम।